गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो कॉपी और पेन आप बिल्कुल रेडी करके रखिए और आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषि में विकास एवं फसलोत्पादन का परिचय। इंग्लिश में बोलेंगे तो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बच्चों, आपको सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। शल्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोज और नोमोस दोनों वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? ये दोनों वर्ड कैसे हैं? ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए वर्ड है। एग्रोज मतलब होता है खेत, और नोमोस मतलब होता है प्रबंध, मतलब खेतों का प्रबंध, मतलब भूमि का प्रबंध ही क्या कहलाता है? आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। भूमि का ही प्रबंध क्या कहलाता है? आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। फिर हम देखेंगे शल्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व। शल्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व मीन्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। शल्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी हमारे लिए, मतलब भूमि का प्रबंध हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, क्षेत्रफल बढ़ाकर हम मतलब भूमि का प्रबंध या प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाकर, मतलब आपके पास में यदि 2 हेक्टेयर क्या है जमीन है, तो आप उसको 3 हेक्टेयर कर सकते हो क्या? नहीं, मतलब आपका ये वाला पॉइंट जो है वो फॉलो नहीं हो सकता। क्षेत्रफल बढ़ाकर हाँ, आप अपनी जमीन को बढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन आप क्रॉप प्रोडक्शन मतलब आप फसल की ग्रोथ या ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाकर ही कर सकते हैं। मतलब आपको जमीनें खरीदना पड़ेगा या आपको किसी के साथ में टाई अप करके जमीन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप सेपरेट अपनी ही जमीन पर क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्शन ज्यादा डायरेक्ट नहीं ले सकते। फिर है सघन खेती। हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या है कि यदि आपको क्या करना है, आपकी जमीन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जहां आप फसलों को दूर दूर लगाते थे वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको पास पास लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर है उर्वरक, मतलब जहां जमीन में आप बिना उर्वरक के खेती करते थे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे उर्वरक खादों का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। और आपकी मिट्टी जिस तरीके की कंडीशन में है, जिस क्लाइमेट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? आपके फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर उन्नत फसल, मतलब आप यदि देसी तकनीक से खेती करते हैं और आपके देसी सीड्स लगाते हैं, देसी बीजों का उपयोग करते हैं, तो आपको क्या होगा? कम प्रोडक्शन होगा। तो मतलब आपको कैसी फसल लगाना पड़ेगा? उन्नत तकनीकी के बीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये आपके क्या हो गए? स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। मतलब आपको यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा आपका? या तो आप क्षेत्रफल बढ़ा लो, या तो क्या करो? सघन खेती, मतलब जहां आप दूर दूर बीजों को लगाते थे वहां पास पास खेती करो, अच्छे उर्वरक खाद का उपयोग करो और उन्नत सीड्स का या फसलों का क्या करो? चुनाव करो। फिर अगला टॉपिक है हमारा फसलों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। आप फसलों को कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो हमने लिखा है कि पौधों के जीवन चक्र के आधार पर हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग जो हमारा होता है वो 1 वर्षीय फसलें। 1 वर्षीय फसलें मतलब क्या होता है कि जिनको ईयरली, मतलब 1 साल के अंदर, मतलब 365 डेज के अंदर ही क्या कर ली जाए? कंप्लीट कर ली जाए। मतलब 365 दिन के अंदर ही क्या आ जाए? वो फसल हमारे पास पककर आ जाए, एक दिन भी ज्यादा ना हो। जैसे गेहूं लगभग 6 मंथ के अंदर ही फसल हमारे पास में आ जाती। चना, जौ, सोयाबीन, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर और भी जो भी फसलें हैं, ऐसी फसलें जो 365 दिन के अंदर ही पककर हमारे घर पर आ जाती हैं, वो कैसी फसलें कहलाती है? आपकी 1 वर्षीय फसलें या ईयरली क्रॉप्स कहलाती हैं। फिर आपका 2 वर्षीय फसलें है ना, वेनियल क्रॉप्स। मतलब क्या होता है? मतलब चुकंदर, प्याज, ऐसी फसलें जिनको 1 वर्ष से ज्यादा दिन लगते हैं। 1 वर्ष से यदि 1 दिन भी 366 दिन भी यदि हुआ तो वो कैसी फसलें कहलाएंगी? द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। क्लियर हो गया? अब थर्ड है आपका बहुवर्षीय फसलें, मतलब पेरेनियल क्रॉप्स। तो क्या होगा? लुशन, नेपियर घास, फल वाली फसलें। ऐसी फसलें जिनको आपने, जैसे आम की खेती कर दी है तो आम की खेत में क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन ज्यादा भी लग सकता है। नेपियर घास मतलब एक बार आप घास लगा दो, आपको कई साल देखना नहीं पड़ता, आप काट काट कर और पानी की सिंचाई करके उसको कंटिन्यू कई दिनों तक कर सकते हो। तो ऐसी फसलें जो क्या होती हैं? 2 साल से ज्यादा चलती हैं आपके खेतों में, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन आपको 2 साल 3 साल के बाद में दिखाई देता है। जैसे आप आम लगा देते हैं, तो आम लगाते बराबर से दूसरे या 3 साल के अंदर में आम आना पॉसिबल है क्या? नहीं, कई बार टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा लग जाता। तो ऐसी फसलें जिनमें 2 साल से ज्यादा लगता है वो कैसी फसलें कहलाती है? आपकी बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। फिर हम देखते हैं ऋतुओं के आधार पर। हमारा पहला पॉइंट था कि पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, मतलब टाइम ड्यूरेशन। क्रॉप प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो किस पे करोगे? टाइम ड्यूरेशन, मतलब आपको क्या करना है? पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। फिर अगला पॉइंट हमने क्या लिया है? ऋतुओं के आधार पर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेशन।
तो जो सीजन है, जो भी सीजन है, तो सीजन किस तरीके से रहता है उसके आधार पर, तो सीजन के आधार पर खरीफ की फसलें पहले आती है। ऐसी फसल जैसे खरीफ आपको समझ में नहीं आता, अभी जो मौसम चल रहा है वो किसका चल रहा है, खरीफ की फसलों का चल रहा है। तो खासे खरीफ और खासे क्या कर सकते हैं आप लोग, खराब होना, मतलब फसलें सबसे ज्यादा खराब किस मौसम में होती हैं, बारिश के मौसम में। तो इस तरीके से आप ठीक है कोरिलेटेड कर सकते हो कि खरीफ की फसलें मतलब ऐसी फसलें जो खराब हो जाती है। खराब कब होती है, बारिश में। मतलब खरीफ की फसलें कब लगाई जाती हैं, कब लगाई जाती हैं, बारिश में। कब लगाई जाती हैं, बारिश के समय में लगाई जाती हैं। तो बारिश के समय में लगाई जाने वाली फसलें कैसी कहलाएंगी, आपकी खरीफ की फसलें कहलाई जाएंगी। अब इसकी बुआई का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, बुआई कब करते हैं हम, जून और जुलाई में। यदि बुआई पूछें तो कब करते हैं, जून से जुलाई के बीच में। जून से जुलाई के बीच में क्या होती है, इसकी बुआई होती है। और अधिक तापमान ठीक है पर होती है। तो मतलब यदि आप देखेंगे जून के समय में टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही मई जाती गर्मी का समय रहता है, जून भी गर्मी का समय रहता है, और 8 जून से हम लोग लगभग लगाना चालू कर देते हैं। तो तापमान तो अधिक रहेगा, हाई टेम्परेचर लगभग होता है। आर्द्रता मतलब क्या बनी होती है, हल्की सी नमी और उमस रहती है। तो उस समय में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। अब पकते समय क्या होना चाहिए, पकते समय मतलब जब भी कोई भी फसल पकती तो पकने के समय क्या होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए, तब तो फसल पकेगी। और शुष्क मौसम होना चाहिए, मतलब ड्राई मौसम होना चाहिए। यदि नमी होगी तो फसल पक नहीं पाएगी और फसल कटाई में भी दिक्कत होगी। अब हम देखते हैं फसल का तापमान। फसल का तापमान क्या होना चाहिए, न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में। न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अनुकूल कितना होता है, मतलब उतना यदि रहे तो कॉपरेट हो जाता है, मतलब 32 से 36 के बीच में क्या होना चाहिए टेम्परेचर। ये अनुकूल टेम्परेचर है, मतलब इतने टेम्परेचर पे उसका काम हो जाता है। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है अनुकूल टेम्परेचर, मक्का लगी हुई है हमारी, सोयाबीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर 32 से 36 अभी समय हमारा एटमॉस्फेयर है। अधिकतम 37 से 45 के बीच में होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इससे 15 से कम नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो खरीफ की कुछ फसलें देख लेते हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास और लोबिया आदि। मतलब खरीफ की फसलें मतलब जो कब बोई जाती हैं हमारी, जून और जुलाई के मध्य जो बोई जाती हैं उनको कौन सी फसलें बोलते हैं हम लोग, खरीफ की फसलें बोलते हैं। तो कटाई कब की जाती है, सितंबर में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या की जाती है, इनकी कटाई की जाती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम रबी की फसलें। रबी की फसलें मतलब रबी मतलब क्या होता है, सन। रबी मतलब क्या होता है, सन। तो ऐसी फसलें जिनकी बुआई कब की जाती है, नवंबर, और अब कटाई कब की जाती है, अप्रैल के बीच में। बुआई के लिए कैसा तापमान चाहिए, कम, मतलब जब क्या ना हो, सन ना हो। रबी मतलब सन ना हो, कम तापमान, ठीक है। क्योंकि नवंबर के समय में ठंड रहती, ठंड के समय क्या लगाई जाती है हमारी, रबी की फसलें। और पकते समय मतलब जब कोई भी चीज पकती तो तापमान हमेशा अधिक होता है और शुष्क मौसम होना चाहिए, ड्राई, क्योंकि यदि ड्राई मौसम नहीं होगा तो फसलों की कटाई में दिक्कत हो सकती है। तो इनकी बुआई नवंबर याद रखिएगा और कटाई कब याद रखिएगा, अप्रैल को। अब देखते हैं इनका न्यूनतम तापमान, मतलब जब क्या की जाए, बुआई की जाए, उस समय का तापमान क्या होना चाहिए, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। या तो अनुकूल तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। मतलब अनुकूल तापमान होना एक सुटेबल है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रमुख फसलें देख लेते हैं हम लोग। तो प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं। इस समय मतलब हम लोग ठंड के समय में क्या लगाते हैं, गेहूं। गेहूं के साथ में जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर, आलू, राई और तंबाकू। इस तरीके की जो भी चीजें हैं जो ठंड में लगती हैं, वो सारी चीजें कहाँ किस में आ जाती है, हमारी रबी की फसलों में आ जाती। अब हम देखते हैं जायद। जायद मतलब कैसी फसलें, जिनको हम गर्मियों के समय में ज्यादा उगाते हैं। तो बुआई का समय क्या होगा, गर्म, मतलब जो गर्मियों के समय, मतलब गर्मी का समय कब चलता है, फरवरी और मार्च के बीच में। तो उनको जायद की फसलें बोलते हैं। जैसे जायद की प्रमुख फसलें में क्या होती है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, तुरई, भिंडी और खीरा। ये सारी चीजें कब बोई जाती हैं, फरवरी और मार्च के बीच में। अब हम देखते हैं थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी दोनों में क्या होता है, तो हम उसको डिटेल में देखते। पहले देखते हैं कि फसलें कौन कौन सी हमारे पास में है। अनाज वाली फसलें कौन कौन सी, जिससे हमको अनाज मिलता है। तो अनाज वाली फसलें जिनका हम सेवन करते हैं रोटियों के रूप में, तो वो क्या है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। फिर उसके बाद में जई, चीना, मंडुआ आदि। इस तरीके की जो भी फसलें हैं वो सब किसमें आएंगी, अनाज वाली। क्योंकि हम जिनका सेवन करते हैं, हम या जानवर जिनका सेवन करते हैं, वो कैसी फसलें आएंगी, अनाज वाली फसलें। दलहनी फसलें कैसी आएंगी, मूंग, ठीक है, उड़द, चना, मसूर, मटर और अरहर और आदि। मतलब जिनसे हम क्या बनाते हैं, दलहनी मतलब दाल,
ठीक है, दाल वाली फसलें जो हो जाएंगी, अनाज वाली जिनका हम अनाज सेवन करते हैं, हम या जानवर, दाल जिनका दाल का सेवन होता है, तिलहनी मतलब जिनसे क्या बनता है, तेल निकलता है, तेल वाली फसलें, सूरजमुखी, तिल, राई, मूंगफली और अरंडी। अब देखते हैं रेशे वाली फसलें, जिनसे जूट, हमारे मतलब बोरियां वगैरह जो बनती है, बोरे वगैरह बनते हैं वो, या फिर आपने देखा होगा पैरदान वगैरह बनते हैं, तो वो सब जूट, कपास, सनई और पटसन वगैरह से बनते हैं। अब देखते हैं शर्करा मतलब जो मीठे वाले, ठीक है, तो गन्ना और चुकंदर ये दोनों क्या है, कैसी फसलें हैं जिनसे क्या निकलता है, मतलब गन्ना कैसी फसलें जिनसे शक्कर बनती है, मीठी जो ज़्यादा होती है। तो उसके बाद देख लेते हैं सब्जी वाली फसलें, तो सारी सब्जियां जो हम सेवन करते हैं सारी सब्जियां सब्जी वाली फसलें में आएंगी, टमाटर, भिंडी, आलू, ठीक है, गाजर, लौकी, वो भी सारी फसलें। चारे वाली फसलें कौन सी होती हैं, बरसिम जानवरों के लिए, फिर लोबिया, ज्वार, नेपियर घास जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथी घास बोलते हैं, जई, बाजरा। मसाले वाली फसलें, जितने भी हम मसाले का सेवन करते हैं, जीरा, सौंफ, मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, सारी चीजें। उद्दीपक फसलें मतलब ऐसी चीजें जिनसे क्या आती, गर्माहट आती शरीर में, तंबाकू, चाय, कॉफी, पोस्त आदि, ठीक है, जिनका सेवन उत्तेजना पैदा करता है, वो सारी चीजें, ठीक है, उद्दीपक फसलों में आती। फिर फलों वाली खेत, जितने भी फल हैं, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, सिंघाड़ा आदि जितनी भी हम फसलें लगाते हैं फल वाली, वो और भी जो छूट गई हैं वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भूमि की उपयुक्तता के आधार पर, मतलब भूमि किस तरीके की हमारे पास में है। तो भूमि कितने प्रकार की होती है, एक होती है हल्की मिट्टी, एक होती है मध्यम वर्गीय मिट्टी और दूसरी होती है हमारी पे कौन सी मिट्टी, भारी मिट्टी। डी नंबर का टॉपिक है हमारा भूमि की उपयुक्तता के आधार पर। भूमि कितने प्रकार की होती है, एक हल्की भूमि होती है, एक मध्यम भूमि होती है और एक भारी भूमि होती है। तो हल्की भूमि कैसी होती है, मतलब जिसमें मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली ये क्या हो, अच्छी मात्रा में होती है, इनकी पैदावार अच्छी होती है, तो ये हल्की भूमि के अंतर्गत आती है। मध्यम भूमि मतलब जिसमें गोभी, आलू, टमाटर ये चीज़ें आती है, तो वो मध्यम भूमि। फिर है भारी भूमि, मतलब जिसमें क्या होता है, पानी की भरण क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे कपास, धान, ऐसी जो काली मिट्टी हो जाती है, इस तरीके की मिट्टी भारी भूमि में आती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या, वो फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर कि कौन सी फसलों का क्या किस प्रकार से उपयोग है। पहला हरी खाद वाली फसलें, ऐसी फसलें जो खेत में हरी खाद के रूप में मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, वो हरी खाद के रूप में आती है। जैसे इनका उत्पादन का कारण क्या होता है कि इससे कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, कार्बन के पदार्थ मिल जाते हैं और साथ में क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा। तो ऐसी फसलों को खेत में लगाने पर नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, हमारी पूर्ति हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सनी लगाते हैं, ढैंचा लगाते हैं, लोबिया लगाते हैं और ग्वार लगाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को खेत में लगाने से नाइट्रोजन की मात्रा साथ साथ में कार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्राएं हमारी पूरी हो जाती। फिर अगला आता है हमारा नकदी फसलें, ऐसी फसलें जिनको बेचकर तुरंत ही लाभ या प्रॉफिट कमाया जा सकता है, वैसी फसलों को क्या बोलते हैं हम लोग, नकदी फसलें। जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट और आदि, ये ऐसी फसलें हैं जो हमारी हैंड टू हैंड क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अंतवर्ती फसलें कैसी होती हैं, जो दो फसलों के बीच में या कम समय में ही क्या हो जाए, तैयार हो जाए, जैसे चीनी, मूंग, तोरिया आदि। ऐसी फसलें कम समय में या अल्प अवधि में तैयार की जाती है, वो कैसी फसलें कहलाती है, आपकी अंतवर्ती फसलें कहलाती हैं। फिर भूमि संरक्षी फसलें, ऐसी फसलें जो भूमि के कटाव को या भूमि के ढलान के कारण, भूमि संरक्षी फसलें क्या होती है, ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को रोकती है, वैसी फसलों को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमि संरक्षी फसलें बोलते हैं। जैसे मूंग है, मूंगफली है, ठीक है, उड़द है, ऐसी फसलें किसमें आती है, भूमि संरक्षी। फिर अगला हमारा सूचक फसलें, ऐसी फसलें क्या होती है कि इन जैसे ही उर्वरक शक्ति की कमी हो जाती है मिट्टी में, तो इनके फसलों के पत्तों में या फसलों के आकार में ही हमको समझ में आ जाता है कि भूमि में किसी ना किसी चीज की कमी है। जैसे मक्का में देखा होगा आपने, पीले पत्ते होने लगते हैं, फूल गोभी में तो बीमारियां लगने लगती, तो समझ में आ जाता है किसानों को कि वो क्या कर रही है, हमको इंडिकेट कर रही है कि भूमि की उर्वरक शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। फिर कीट आकर्षक फसलें, ठीक है, तो ऐसी फसलें क्या होती है कि कपास के चारों ओर, जैसे हमने भिंडी की फसल लगा दी है, क्यों, क्योंकि कपास की फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए भिंडी क्या करती है, आकर्षित करती है किसको, कीट को अपनी ओर, जिससे क्या सेफ हो जाती है, कपास की फसल सेफ हो जाती है। तो किसान क्या करते हैं कि पहले क्या लगाते हैं, कपास, और उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, भिंडी, जिसमें क्या हो, कीट आकर्षण तो हो लेकिन किसमें हो, भिंडी में हो, और कपास क्या हो जाए, सेफ हो जाए। तो ऐसी फसलों को क्या किया जाता है, मतलब ऐसी फसलें क्या कहलाती है, हमारी कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं। फिर अगला है समांतर फसलें, मतलब पैरेलल फसलें। जैसे गन्ने के चारों ओर क्या लगा देते हैं हम लोग, पटसन लगा देते हैं, फिर या तो अरहर लगा देते हैं। तो ये समांतर मतलब एक साथ ही हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। फिर सीमांत पहरी फसलें, मतलब मटर के चारों ओर क्या लगा दी, कुसुम लगा दी। सीमांत फसलें क्या है हमारी, पहरी फसलें, मतलब ये पहरा देती हैं किस पे, मटर में, मतलब मटर के चारों ओर लगा देंगे तो मटर सेफ हो जाएगा और ठीक है
कुसुम पहरा देती रहेगी। फिर परिचारिका फसलें क्या होती है, नर्स क्रॉप क्या होती है, जो कार्बनिक पदार्थ और वृद्धि उत्पन्न करती है। फसलों में क्या उत्पन्न करती है, वृद्धि उत्पन्न करती है, मतलब फसलों को सहारा देती है। मटर के साथ में क्या लगा दो, सरसों, तो वो एक दूसरे को सहारा देती रहती है, ठीक है। फिर है वृद्धि कारक फसलें, ठीक है। तो वृद्धि कारक फसलें क्या होती है, जैसे बरसीम में सरसों लगा दो आप, तो इस तरीके की फसलें क्या होती है, हमारी वृद्धि कारक फसलें होती है। फिर है ट्रक फसलें, मतलब भिंडी। तो ट्रक फसलें क्यों कहा जाता है इसको, ऐसी फसलें जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में दे, ट्रकों में दे, और जिनको ले जाने मतलब एक्सपोर्ट किया जाए, वैसी फसलें क्या होती है, भिंडी आती हैं। अगला टॉपिक है हमारा कुल। तो हम बात करते हैं कि हमारे कितने कुल होते हैं। इंपॉर्टेंट कुल क्या होते हैं, मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, ठीक है। तो कंपोजिटी, ये कुलों के बारे में हम आज देखते हैं विस्तार से। तो घास कुल या ग्रेमिनी कुल किसको कहते हैं, ग्रेमिनी कुल मतलब ऐसी चीज़ें जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, घास कुल में रखते हैं। इनकी पत्ती काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, चौड़ी आकृति की होती है। आपने देखा होगा चौड़ी आकृति की जिनकी लीव्स होती है, काफ़ी बड़ी और चौड़ी आकृति की जिनकी लीव्स होती है, वो सब क्या आती है, ग्रेमिनी कुल में आती है। जैसे गेहूँ है, जौ है, धान है, मक्का है, तो जिनकी लंबी पत्तियाँ होती है और जो खाने वाली फसलें, मतलब जिनको हम ज़्यादा मतलब खाने में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गेहूँ है, धान मतलब चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, गन्ना, ज्वार, तो इस तरीके की जितनी भी फसलें हैं वो सब किस में आएंगी, आपकी ग्रामीणी कुल में आएंगी। फिर आप है मटर कुल, मतलब लेग्युमिनेसी कुल। तो आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हमको दिखे, जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये क्या है, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, अरहर, मसूर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, प्रोटीन वाली चीज़ें होंगी। तो वो किस में आएगी, लेग्युमिनेसी में, मतलब दौड़ भाग करने वाले, लेग से आप इस तरीके से कोरिलेटेड कर सकते हैं। फिर सरसों कुल, ऐसे कुल के फसलें आती है इसमें कि जो क्या होती है, जिनमें फूल वाली फसलें होती है, जैसे सरसों में फूल लगते हैं, राई में, ठीक है। हमारा फिर क्या है, हमारा फूल, वो भी जो फूल वाली चीज़ें हैं उस तरीके से कोरिलेटेड करके आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें, ठीक है, क्रूसीफेरी में वो चीज़ें आती हैं। फिर एक कपास कुल, मतलब मालवेशी कुल, जिनसे सबसे ज़्यादा हमको क्या होती है, प्रॉफिट होता है। माल मतलब हम क्या कहते हैं कि भैया क्या निकल रहा है, मालवेशी कुल मतलब क्या हो रहा है, गुड्स। माल को क्या बोलते हैं हम, गुड्स बोलते हैं, या आप पैसा भी बोल सकते हो। तो अब भिंडी हमने बोला था कौन सी वाली फसलें हैं, ट्रक फसलों में आती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पैसे कमाते हैं। कपास से भी पैसे कमाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। गुड़हल, ठीक है, हमारा जो गुल्लक होता है उसमें क्या रखते हैं हम लोग, माल रखते हैं, पैसे मनी रखते हैं। इस तरीके से कोरिलेटेड कर सकते हो। या माल मतलब क्या होता है, गुड्स होता है। तो गुड्स मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने क्या बताए थे, भिंडी को ट्रक वाली फसल में देखे थे। फिर आलू कुल, सोलेनेसी, ठीक है। तो तमाकू, आलू, धतूरा, बैगन, टमाटर, मिर्च, इस तरीके की फसलें किसमें आती है, सोलेनेसी में आती है। फिर आज का जूट है, मतलब टेलियासी, मतलब जूट, तो जूट वाला, जूट से कोरिलेटेड कर लोगे आप, ठीक है। टॉल होता है, बड़े काफ़ी बड़े होते हैं इसके पेड़ से, टॉलेनेसी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर है लिनेसी, मतलब अलसी, ठीक है, अलसी वाली फसलें। फिर है यूफोरबिएसी, मतलब अरंडी, हजारदाना, ये सब इसमें आते हैं। फिर है कंपोजिटी, मतलब सूरजमुखी, एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। फिर है चुकंदर, मतलब चिनौर पोडेशिये, मतलब चुकंदर। और बथुआ, क्या है ये, बथुआ, इसकी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी भाजी के रूप में यूज़ करते हैं। फिर है एलियेसी कुल, एलियेसी कुल का क्या है, प्याज और लहसुन, मतलब जो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, उत्तेजित वाली चीज़ें होती हैं, मतलब गर्माहट वाली चीज़ें होती हैं, प्याज और लहसुन, एलियेसी, ठीक है। फिर तिल वाले जो कुल हैं, मतलब पेड्यूलिएसी वाले कुल है, तो तिल में तिल आता है। क्लियर हो गया बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में दीर्घकाल पर आधारित फसलें और इनके महत्व और भारत की अर्थव्यवस्था में फसलों का क्या योगदान है और मध्य प्रदेश में क्या है, क्योंकि हम एमपी पीएटी दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं और जितने भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।